नमस्कार दोस्तों। अहिरवाल में एक हलका है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी से विधायक हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। और मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव जी को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि जब विधानसभा चलती है तो उसमें चंद ऐसे नेता हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिनका अपना एक विज़न है और जो जिस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की मैं वकालत करता हूं या जिस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को मैं चाहता हूं कि हरियाणा में वो वजूद में आए, उसमें मुझे डॉक्टर अभय सिंह यादव जी में पूरी संभावनाएं नज़र आती हैं। और आज ये रोहतक में हैं और मेरे साथ चाय पीने के बाद इनके साथ जो राजनीतिक गुफ्तगू हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो आपका अहिरवाल क्षेत्र है वो कभी किसी बोलने वाले नेता के रूप में नहीं जाना गया। हालांकि वहाँ से एक बार थोड़े से दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन पूरा जो अहिरवाल है वहाँ पे एक भी नेता ऐसा नहीं रहा जिसकी आवाज़ इस तरीके से विधानसभा में गूंजती हो या इस तरह से तैयारी करते हो। तो आप कहाँ फंस गए इसमें, इस सिस्टम में? देखिए जी, ऐसा नहीं है कि बोलने वाले नेता नहीं हैं। जिनकी आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, हमारे जो अहिरवाल से मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह जी, उनका अपना रुतबा रहा है। वो विधानसभा में जो बात कहते थे बड़ी बेबाकी से कहते थे जी। तो ऐसा नहीं कि एक भी नहीं था। दूसरी, जहाँ तक फंसने की बात है, मैं फंसा नहीं, मैं बाई चॉइस आया हूँ। अच्छा। और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया था। मैं धर्मेंद्र जी इस इलाके से इमोशनली बड़ा अटैच रहा हूँ। और मैं वहाँ प्रशासन में रह के, विशेषकर चंडीगढ़ में जब मेरी पोस्टिंग रही 10-12 साल, तो मैं देखता रहता था कि उस क्षेत्र में किया जा सकता है लेकिन किया नहीं जा रहा। अच्छा। ये दिमाग में मेरे धीरे धीरे बात जमी रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरे से पारिवारिक जो हमारी जिम्मेवारियां थी वो सारी लगभग पूरी हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, अगर इलाके के लिए कुछ करने का मौका मिल जाए तो कर लें जी। और देखिए, मेरा सौभाग्य है और उस इलाके की जनता का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने मेरे को मौका दिया और जितना बन पाया है उतना किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके प्रारंभिक जीवन और गांव के बारे में जानना चाहता हूं, ताकि जो दूसरे अहिरवाल से बाहर के लोग हैं उनको पता लगे आपका गांव कौन सा है और पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है आपका। देखिए जी, मैं नारनौल से नांगल चौधरी रोड पे एक छोटा सा गांव है कामी। अच्छा। और उसकी भी एक छोटी सी ढाणी है, ढाणी मामराज कहते हैं जी। वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरा प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा मुश्किलों भरा था। मैं कोई 1 महीने कुछ दिन का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हालांकि हमें इस लायक छोड़ के गए थे कि हमें कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ा किसी मदद के लिए। लेकिन मेहनत बहुत की हमने। अच्छा। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब मैंने बैलों का हल चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। और स्कूल कॉलेज में जहाँ भी पढ़े बड़ी मेहनत की, घर भी काम करते थे। और हमारी माँ बड़ी बहादुर लेडी थी, उन्होंने इस तरह के संस्कार दिए हमें। हमारे अंदर सबसे बड़ा तो उन्होंने आत्मविश्वास जागृत किया और उन्हीं की प्रेरणा है कि मुझे कहीं भी कोई घबराहट नहीं होती। अच्छा, तो फिर ये आप HCS कैसे नॉमिनेट हुए फिर? HCS में तो ऐसा है कि मैं पहले MA इंग्लिश करते ही कॉलेज में मुझे लेक्चरशिप मिल गई थी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में 6 साल मैंने इंग्लिश में पढ़ाया है। अच्छा। उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। 82 में मेरा अलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस मुझे मिला था जी। लेकिन मैं लेक्चरर लग गया था। बाय दैट टाइम लेक्चरर था तो मैं वहाँ गया, पढ़ा के खुश थे। हाँ। तो फिर मेरे को 85 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने फरवरी 86 में HCS ज्वाइन किया था। फरवरी 86 में। तो फिर आप रिटायर कब हुए? 2014 में मैंने VRS ली थी, लगभग 1.25 साल पहले। अच्छा, चुनाव के 1.25 साल पहले तब ये क्लियर हो गया था कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ, वो VRS ली चुनाव के लिए। तो बीजेपी के साथ ही या फिर कहीं और से नहीं, भी? पहले मैंने चौटाला साहब का लोकदल ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उसके बाद में उन्होंने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी ने मुझे उस टाइम टिकट दे दिया था जी। और उसके बाद में बीजेपी में हूँ और बड़ा प्रसन्न हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका अहिरवाल है ना, ये बहुत अलग से समीकरण वाला क्षेत्र है। ये हरियाणा का हिस्सा होते हुए भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे राव वीरेंद्र सिंह जी के बाद राव इंद्रजीत सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं
कहते हैं कि जिनकी पसंद से ही विधायक बनता है और जिनकी पसंद से ही मंत्री बनते हैं लोग। तो आप, जैसा मुझे जानकारी है, आपकी उनके साथ पटरी नहीं बैठती है, तो कितना मुश्किल रहता होगा या किस तरह के चैलेंजेस आपको इस तरह के बीजेपी में रहते हुए सियासत के तौर पे आते हैं कि एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह है लेकिन आप उनके कैंप के नहीं हैं, तो क्या मुश्किलात आती हैं या फिर किस तरह के चैलेंज आपको आते हैं? देखिए साहब, जहाँ तक कैंप की बात है, मैं अपने इलाके के कैंप का हूँ, मैं किसी कैंप का नहीं हूँ, अपने अच्छा। लोगों के कैंप का हूँ। और जहाँ तक मुश्किलात की बात है, मुझे तो ऐसी कोई मुश्किलात नज़र आती नहीं। विचारधारा की बात है, मेरी विचारधारा, मैं समझता हूँ कि विकास क्षेत्र का जो है, उससे बड़ा मुद्दा राजनीति में कोई नहीं हो सकता जी। और क्योंकि उस इलाके ने पिछड़ापन का दंश बहुत सालों तक भुगता है। लेकिन वो तो किसी न किसी सरकार में रहे हैं, उनका परिवार तो। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं सिर्फ कहता हूं कि मेरा ध्येय जो है, मेरा ध्येय है क्षेत्र का विकास करना, और क्षेत्र के लोगों से मुझे प्यार बहुत मिल रहा है और मैं, धर्मेंद्र जी, कुछ कर भी पाया हूं लोगों के लिए और वो धरती पे दिखाई भी दे रहा है और क्षेत्र के लोग पहचान भी रहे हैं इस बात, तो मैं बड़ा खुश हूँ। डॉक्टर साहब, आप जैसे 2014 में आप पहली बार विधायक बने, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब भी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप दूसरी टर्म में विधायक हैं। क्या आप कुछ ऐसे काम गिनवा सकते हैं जो आपने हल्के में करवाए हों और जिनको करके आपको तसल्ली मिली हो? देखिए, मैं सोचता हूँ जो सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने उस इलाके में किया है वो है पानी की व्यवस्था। धर्मेंद्र जी, पूरा इलाका पलायन की स्थिति में था हमारा, जो विशेषकर नांगल चौधरी का एरिया है, और ये लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कमीशन हुआ था 78-79 में, चौधरी बंशीलाल जी के टाइम बना था। उसके बाद में एक भी पंप हाउस की कोई एक भी मोटर कभी चेंज नहीं की। अच्छा। 38 साल हमारी सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि वे इसका कुछ बना के दो प्रपोजल। मैंने एक मुख्यमंत्री जी को प्रपोजल दिया था, उसके बेसिस पर 143 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना और अब पंप हाउसेज सारे, इवन रेवाड़ी और महेंद्र जिले के दोनों जिलों के पंप हाउसेज नए हैं। बारिश में यमुना का जो पानी काफ़ी अवेलेबल होता है, तो यमुना का पानी बारिश में हम उठाते हैं लिफ्ट इरिगेशन से, और महेंद्र जिले की दोनों नदियां, कृष्णावती और दोहान, दोनों में एक विशेष बात यह है कि जो कैनाल सिस्टम है वो नदियों के पैरेलल है जी। तो उसको हमने जगह जगह पर दोनों नदियों को कैनाल से जुड़वा दिया है, नदी में पानी डाला है, और उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि जहाँ जिन ट्यूबवेल्स पे जो बिल्कुल मरने के कगार पे थे, 3-3, 4-4 फवारे चलते थे, अब 20-20 फवारे चलते हैं और जमींदारों में खुशी है, प्रोडक्शन बढ़ी है, खुशहाली बढ़ी है। और मैं तो ये दावा कर सकता हूँ कि पिछले 7 साल में हमारे इलाके की आर्थिक स्थिति बदली है। आर्थिक स्थिति, मतलब ये सेटिस्फेक्शन है आपको? ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, फिर सरकार ने हमें मेडिकल कॉलेज एक इंडिपेंडेंट दे दिया, उस पर लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया, काम चल रहा है, शायद अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। फिर भारत सरकार ने हमें बहुत अच्छा एक नेशनल हाईवे का नेटवर्क दे दिया जी। फिर हमारे यहाँ जो फ्रेट कॉरिडोर, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर है, उस पर हमारे यहीं नारनौल के पास ही लॉजिस्टिक हब बन रहा है। आप एक बार आइए, आपको जब नारनौल आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी सरकार ने इस एरिया का नक्शा बदला है। अच्छा, तो इसका क्रेडिट किसको, सरकार या फिर राव इंद्रजीत? देखो, मैं तो सरकार को देता हूँ, मैं तो किसी और व्यक्ति को इसका क्रेडिट देने के लिए तैयार होने, क्योंकि योगदान ही सरकार का है, पार्टी का है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अहिरवाल से मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है उसमें आपको शामिल किया जाएगा, या फिर आप, क्या क्षेत्र के लोगों की इस तरह की डिमांड है? नहीं, ऐसा है कि क्षेत्र के लोगों की डिमांड का तो आप पता कीजिए, मुझे नहीं पता, इस बारे में नहीं कह सकता मैं। जहाँ तक मेरी अपना आकलन है, मैं अभी उस स्थिति से दूर हूँ। अच्छा, मेरे रास्ते अभी रुके हुए हैं। राव इंद्रजीत जी की वजह से? मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये आप खुद पता कीजिए। अच्छा, अब जब आगामी जो चुनाव आएंगे तो फिर ये चलेगा बीजेपी में कि अहिरवाल में टिकटें कौन बांटेगा, या ये तो आप अपनी जो टिकट है वो किस परफॉर्मेंस के बेस पे मांगेंगे या फिर समीकरण के बेस पे अपनी टिकट मांगेंगे? देखिए,
टिकट की जहाँ तक बात है धर्मेंद्र जी, 2014 में पार्टी ने नए आदमी पे विश्वास किया था और उस पृष्ठभूमि बहुत में कड़ा मुकाबला था, 981 वोटों से जीते आप। 281 वोट से जीता था, लेकिन उसमें बिल्कुल मैं नया था, ना लोग मेरे को जानते थे ना मैं लोगों को जानता। आप इस बात से आकलन कर लीजिए कि 2014 के बाद में 2019 में 21 गुना बढ़ा है मार्जिन। अच्छा, 20,615 वोटों से जीता हूँ। आप कैलकुलेट कर लो, 981 को 21 से गुणा कर दो, लगभग इतना ही आता है। तो ये लोगों का प्यार ही था। और जहाँ तक आगे की टिकट की बात है, मैं कभी टिकट के लिए काम नहीं करता। अच्छा, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। आगे पार्टी संगठन जो फैसला करेगी मंजूर। जैसा आपने आपका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अनुभव रहा है, तो क्या ये जो प्रोजेक्ट आप जिनका जिक्र कर रहे हो, इसको पूरा करवाने में आपको वो अनुभव काम आया है जो प्रशासन में बैठे हुए आपके दोस्त हैं और जो अधिकारियों की जो लॉबी है उसमें ये काम आता है? देखिए साहब, अगर आप कहो तो हाँ, अगर इस बात पे स्पष्ट रूप से पूछो तो हाँ काम आता है। क्योंकि हमारे जो साथी अधिकारी हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ था, उनका हमेशा सार्थक रहता है रिस्पॉन्स। और विशेषकर सबसे बड़ा जो योगदान है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जी, मुख्यमंत्री जी के हमारे इलाके के प्रति बड़ा सकारात्मक रुझान है। और मैं तो पब्लिक मीटिंग्स में स्टेज से मैंने लोगों के बीच में कहा हुआ है कि आज तक 7 साल में मैं जो कोई प्रोजेक्ट बना के ले गया हूँ यहाँ से, मेरे को कभी मुख्यमंत्री जी ने एक भी बार निराश नहीं किया है। मैं जब ले जाता हूँ तो पूरी अपनी तरफ से जांच परख के प्रोजेक्ट बनाता हूँ। अच्छा। और जब ले जाता हूँ तो मुख्यमंत्री जी के सामने सारी तस्वीर साफ एक्सप्लेन करता हूँ और सौभाग्यवश मेरे को हमेशा ही सकारात्मक जवाब मिला है। अच्छा, एक बार फिर विधानसभा पे लौटते हैं, क्योंकि आप विधानसभा में, अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊं तो एक आप हैं, एक वरुण मुलाना हैं, किरण चौधरी जी हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके एक आते हैं और उनका विजन भी दिखता है। तो विधानसभा जो सत्र चलता है उससे पहले क्या कुछ तैयारियां करते हैं आप इस तरह की? देखिए, मैं समझता हूँ कि विधानसभा में जब जाते हैं तो हर मिनिस्टर एमएलए ही कुछ न कुछ अपने मन में विचार लेके जाते हैं, सोच के जाते हैं। प्लस जब अंदर की जो विधानसभा की स्थिति होती है उसके मुताबिक कई बार बोलना लाजमी होता है और उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बातें सदा मीठी ही हों। तो कई बार कुछ कड़वी बातें भी हो जाती हैं, तो चलता इस बार तो आप दो अभय आपस में टकरा गए थे। हाँ, नहीं, वो विचारधारा की लड़ाई थी। वो मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से, मेरा लगभग विपक्ष से सभी लोग हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध है। अभय सिंह जी से भी अच्छे संबंध रहे हैं, हुड्डा साहब भी, उनसे बड़ा मेरा बहुत अच्छा रहा है और अभी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो ये बात नहीं, पर विधानसभा में कई बार कुछ बातें कही जाती हैं और कहना पड़ता भी है और ज़रूरी भी होता है। जरूरी भी होता है। तो पिछला जो टर्म था और ये जो टर्म है, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इस तरह की विधानसभा की, पिछली बार ज़्यादा बेटर थी या इस बार ज़्यादा बेटर है? किस तरह का माहौल? देखिए, ये स्थिति पर डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग बातें। इसके बारे में कोई स्ट्रिक्टली लाइन खींच के नहीं कहा जा सकता पिछली क्या थी अब क्या है, जो होता है ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आपको राव इंदर सिंह जी के जो फैक्टर है उसको निकाल भी दिया जाए और सीएम साहब उसको किनारे करके आपको मंत्रिमंडल में लेते भी हैं, तो क्या कुछ आपने विजन आपके दिमाग में रखा हुआ है? देखिए, नंबर एक तो आप बार बार जिनका नाम ले रहे हो, ऐसी कोई बात है नहीं मेरे दिमाग में। कम से कम ऐसी बात नहीं है। सीनियर हैं, सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी, आपको कभी ये लगता हो कि मुझे कोई डर लगता है या मैं उनकी किसी उसमें दबाव में हूँ, ना कभी मुझे उनका डर लगा है ना कोई दबाव है। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ कि मैं किसी की भी परवाह किए बगैर अपना जो काम है वो मैं अपने आप कर सकता हूँ। और मेरा एक ही संकल्प है, एक ही मंजिल है, इस क्षेत्र का विकास करना। तो मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरी जो काम करने की स्टाइल है वो लगातार जारी रहेगी। अच्छा, ऐसे ही करते रहेंगे आप? ऐसे करता रहूँगा। और कोई भी आदमी मेरे से अपने काम करने की, जो मेरे अंदर जो पैशन है, उसको कोई आदमी नहीं छीन सकता। बाकी तो कोई अपने मन में कुछ भी राजी होता रहे, लेकिन उससे मेरे कोई वंचित नहीं कर सकता।
मुझे तो सिर्फ इतना है कि जैसा सहयोग सरकार का और संगठन का मिल रहा है वो मिलता रहे, फिर बाकी काम मैं करता रहूँगा और मैं हर हालत में प्रसन्न रहने वाला हूँ। मुझे कोई इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे सरकारी नौकरी की तो एक तय सीमा होती है कि इसके बाद आपको रिटायर होना है, तो अब 10 साल तो आपको पब्लिक ने दिए हैं, तो कितना टारगेट रखा हुआ है आपने? देखो, सरकारी, क्योंकि इसमें तो कोई रिटायरमेंट सीमा तो है नहीं। सरकार में तो सीमा होती है, सरकार की फैसला लेती है। यहाँ फैसला पब्लिक लेती है। पब्लिक जिस दिन कहेगी कि रिटायर हो जाए, उस दिन मैं चाहूंगा तो भी मुझे रिटायर होना पड़ेगा। और जब तक पब्लिक चाहेगी कि आप करो काम, जब तक करते रहेंगे। जिस दिन पब्लिक कहती है रिटायर हो जाए, उस दिन रिटायर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा समय भी आएगा कि पब्लिक जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स को, क्षेत्र की पॉलिटिक्स को, गांव की पॉलिटिक्स को भूलकर ऐसे लोगों को चुनना शुरू करेगी जो जिनके पास एक विजन हो, जो काम करे? तो क्या ऐसा समय आप देखते हैं कभी आएगा? धर्मेंद्र जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। पब्लिक आज भी इस बात के लिए तैयार है। 2014 में मैंने जैसे बताया था आपको, अभी आपने कुछ जिक्र किया है कि सिर्फ 981 वोटों से जीता जी। इस बार 21,000 से जीता हूँ। तो क्या आप समझते हैं किसी एक जाति के वोट से इतना बड़ा मार्जिन रह सकता है? 36 बिरादरी ने वोट दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ गुर्जर समाज के कैंडिडेट रहते हैं और वो कैंडिडेट ऐसे हैं जहां उस समाज में उनका रुतबा है। उनके जो स्वर्गीय पिताजी हैं चौधरी खूसाराम जी, उनका अपना रुतबा था, उन्होंने काम किया है, समाज के बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे। इसके बावजूद भी 5 गुर्जर बाहुल गाँव से मैं जीता हूँ। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये जो राजनीति है ना, ये कास्ट और जाति में उन लोगों ने बांध रखी है जिनको वो सूट करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाति के नाम पर ही जिंदा है। अगर आप इन बातों को छोड़कर विकास की बात करो तो मैं कहता हूं आम आदमी इस बात के लिए आज भी मानसिक रूप से तैयार है। और धर्मेंद्र जी, एक बात और ऐड कर देता हूं, जितनी पब्लिक की ऑब्जर्वेशन होती है ना, जितनी माइन्यूटली बारीकी से पब्लिक देखती है, इतनी बारीकी से शायद ही कोई अंग होगा जो देखता होगा जी। और आप अपने आप में धोखे में हैं अगर ये समझ के चलते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो किसी को नहीं पता। आप जो कर रहे हो, वंस यू आर इन पब्लिक डोमेन, तो पब्लिक डोमेन में रहने के बाद में आपकी कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं रहती है। और पब्लिक का ओपिनियन कोई फोर्सफुली नहीं बना सकता। पब्लिक अपना ओपिनियन खुद बनाती है, जो मौका आता है तो उसका फैसला देती है। जी। तो मतलब पब्लिक समझदार हो रही है धीरे धीरे। यस, आएगा वो समय भी? नहीं, आ गया। मतलब आने की बात नहीं, समय वो आ चुका है। अपने मन में ही कोई आदमी सोचता रहे, लेकिन पब्लिक कभी भी किसी के कहने से ओपिनियन नहीं बढ़ाती। दोस्तों, डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, पॉलिटिकल जो एक सवाल मैं जिसको जानना चाह रहा था उसको बड़ा खूबसूरती के साथ इन्होंने छिपा लिया। लेकिन बाकी जो सवाल थे जो पब्लिक इंटरेस्ट के थे और जो इनका विजन है उस पे इन्होंने बहुत अच्छा बोला। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं अहिरवाल की जो सियासत है उसको बहुत काफ़ी गौर से, काफ़ी लंबे समय से देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर अच्छे लोग जो काम करना चाहते हैं और जिनके लिए वो एक रियासत की तरह नहीं है, उसमें कभी ना कभी एक ऐसे बदलाव देखने को मिलेगा जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे और जनता के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। क्योंकि वो जो पूरा क्षेत्र है उसको विकास की सर्वाधिक ज़रूरत आज के समय में हरियाणा में है। हरियाणा में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका अहिरवाल का है, जबकि सियासत में उनकी भागीदारी हमेशा से ही लंबे समय से रही है। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने हमारे साथ कुछ बातें की और अपना विज़न सामने रखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विधानसभा में आप लोग इसी तरीके से, चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर कांग्रेस से भी कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तो आप देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।